तो हेलो एवरीवन एंड आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पिछले 5 साल के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, उनका डिस्कशन यहाँ करने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स का। ओके, तो लेट अस बिगिन। और ये 5-5 क्वेश्चंस के फेज़ में चलेगा। हर लेक्चर में 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आपका डेली रिवीजन भी होता रहे और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। और 5 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल हाउ मेनी years, 5 years and 100 questions. So it will be 500 questions for the prelims preparation. Okay. तो मूविंग ऑन, हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स 2018 से और जाएंगे 2022 तक। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द पोजीशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। फर्स्ट स्टेटमेंट। Second statement is in the Lok Sabha, the leader of opposition was recognized for the first time in 1969. Third statement is in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. So आपको करना क्या है, स्क्रीन पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़िए और उनका आंसर दीजिए और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, द आंसर इज बी, राइट। तो इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्वतंत्रता पार्टी वाला। Communist Party was the single largest opposition party. Leader of opposition was first recognized in 1969, but the statutory status was given in 1977. This is an important thing कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है वो एक स्टैच्यूटरी पोस्ट है और उनको जब स्टेटस दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था, 1977 में दिया गया था। जैसे इंडिया में क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वैसे यूएस में माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं उनको। ब्रिटेन में एक प्रॉपर शैडो कैबिनेट बोला जाता है, वो पूरी टीम रहती है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है तो शैडो कैबिनेट में उसी तरह के क्या होंगे, शैडो मिनिस्टर्स होते हैं हर पोस्ट के अकॉर्डिंगली, राइट। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो उधर लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, तो वो प्रॉपर एक पूरा शैडो कैबिनेट एग्जिस्ट करता है। सैलरी एंड अलाउंसेस आर इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी सैलरी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, उनके अलाउंसेस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड। अब कंडीशन क्या होती है, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन को तो आपके पास क्या होने चाहिए, 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनने जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1/10 सीट का आपके पास क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, वन अगर आप सपोज करो 100 सीट्स हैं इन हाउस में, टोटल हाउस में 100 सीट्स हैं, तो आपके पास अगर 10% सीट्स हैं, यानी 10 सीट्स हैं, तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जा सकते हो। आपके पास इससे कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो आपको फिर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो which of the following leaf modification occurs in the desert area to inhibit water loss? तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वैक्सी लीव्स होंगी तो क्या होगा, इवोपरेशन कम होगा, क्योंकि एक कवर की तरह वो उसको क्या कर लेंगे, लीव्स को, लीव्स के ऊपर क्या होगा, एक कवर की तरह वो बिहेव करेगा और जो इवोपरेशन हो रहा है लीव्स के थ्रू तो वो रिड्यूस हो जाएगा। टाइनी लीव्स और थॉर्न्स भी क्या करेंगे, थॉर्न्स क्या है, शेप चेंज हो गई, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा उससे, है ना। तो क्या होगा, लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा था वो अब रुक जाएगा, बेसिकली कम हो जाएगा। एंड इससे जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को वो मेंटेन रहेगी ऑप्टिमम लेवल में। ये सिंपल क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का। ओके, तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है, बिकॉज टफ क्वेश्चंस हो सकता है आप कर पाए नहीं कर पाए, आपको लीव, जैसे ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस में से एक था, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डेटा पूछा गया था आपसे कि सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, SAS भी बोलते हैं ना, तो वो में से उसकी डेटा से उठा के क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड। आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड ए लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज, है ना। और थर्ड क्या है, इन केरला ए लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स। अब ये एकदम प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर इसका आपको नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, गलत करने से अच्छा है, तुक्का मारने से अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये देखा है, पढ़ा है, या आपने कहीं न्यूज़पेपर में इसका कोई मेंशन देखा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये
60% नहीं 45% की अप्रॉक्स है। सेकंड स्टेटमेंट गलत अगर हो गया तो ये गलत और ये गलत, तो 1 एंड 3 विल बी द आंसर। आंसर वुड बी सी। और मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जो नया लेटेस्ट आपका जो असेसमेंट हुआ है उसकी डेटा यहाँ डाल दिए, ताकि फ्यूचर में एनी क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड देन यू कैन इजीली आंसर। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एस टी 14.2%, एस सी 15.9, बेसिकली आप कह सकते हैं अराउंड 16%, ये 45% एंड अदर्स 24%। ओके, तो जो पहले जो एनएसओ करवाता था असेसमेंट, उसमें लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस ये अलग होता था एंड सिचुएशन असेसमेंट ये अलग होता था। ठीक है, अब इसको सेम ही कर दिया, एलएचएस एंड एसएएस को सेम कर दिया है। और अभी 77th राउंड रिसेंटली हुआ था, जो कि जुलाई 19 से दिसंबर 19 की डेटा का हुआ था। अब एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स यूज्ड टू बी कंडक्टेड दिस सेपरेटली, बट नाउ इट इज कंबाइंड। The number of rural households getting primary income from agriculture has gone up from 54 to 58। वो हाउसहोल्ड जिनकी प्राइमरी इनकम एग्रीकल्चर से आ रही है वो 54 से बढ़ के 58 हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड कुछ पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो आपको ही पता होगा। ठीक है, SAS of agriculture household with reference to agricultural year 2000, this has shown the farmers income has jumped from almost 2 times compared to the year। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि 2012-13 का कंपैरिजन में अभी 2019-20 में जो नया सर्वे आया है उसमें क्या किया गया है, क्या फार्मर्स की इनकम डबल हुई है? तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप ऐसा कोई कहीं पे, इसको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? फार्मर्स के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो इस सर्वे की डिटेल्स को आप मेंस में भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट व्हेयरएज़ सीपीसीबी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। Second, NGT provides environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, while the CPCB promotes cleanliness of streams and well and details to improve the quality of the air in the country। आपको अगर ये याद होगा कि सीपीसीबी वाटर एक्ट से बना था, तो ये पूरा क्वेश्चन ये आप सिंपली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एनजीटी क्या है? एनवायरमेंटल जस्टिस देता है, और सीपीसीबी क्या करता है? क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, ये तो हमें पता है। अब यहाँ आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि एनजीटी भी एस्टैब्लिश्ड हुआ था एनजीटी एक्ट से, यानी कि एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। सीपीसीबी वाज़ आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट 1974, वाटर एक्ट ऑफ 1970। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सीपीसीबी इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जब हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो पहला ही जो है जो चीज़ हम ये जो बेसिक कवर करते हैं, उसमें आ जाता है कि सीपीसीबी इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो। तो ये इन दोनों के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये वाटर एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, प्लस इसके अंदर एयर एक्ट के भी पावर्स हैं। ठीक है? Moving on to the fifth question, the Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. Second, the validity of a law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। तो आपको लगता है ये सेकंड स्टेटमेंट सही है? आप देख सकते हो कि केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था? अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है लॉ, तो उसकी ज्यूडिशियल रिव्यू के अंदर वो आएगा, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। आईआर कोहलो केस में भी यही बोला गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे भी ठीक नहीं लग रहा है देखने में भी, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कोर्ट उसके ऊपर ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, बल्कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी करेक्ट। द नाइन्थ शेड्यूल जो क्रिएट किया गया था वो किससे किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 से किया गया था। नाइन्थ शेड्यूल इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, वी नो दैट, बिकॉज केशवानंदा भारती केस में भी हमने ये देखा है, और आईआर कोहलो केस में भी हमने क्या देखा है? एवरी लॉ मस्ट बी टेस्टेड अंडर आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 इफ इट केम इनटू द फोर्स आफ्टर 24th अप्रैल। ये 24th अप्रैल की डेट क्या है? केशवानंदा भारती जजमेंट की डेट है। ठीक है? तो ये आपको पता चल गया होगा, और इसका आप यूज़ मेंस में भी कर सकते हैं। इस सीरीज़ का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के ही चीज़ें सीखोगे। ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये फैक्ट्स आप एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, है ना? जैसे ये जीएस 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड फिर कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में।